Give the help about equation. Give the help about equation. वो कहाँ गया जी? तुम लोग के बीच में तो बैठता था उन दोनों के बीच में बैठता था, वो तो रेगुलर आता था। बस नहीं चल रहा है ना, चोरी चोरा से आता है। बस इस समय बंद है। बस रैलियां चली अच्छा, मोदी जी वो जो वहाँ पर कार्यक्रम है बनारस में उनका, हाँ तो अभी कहे था कि तब वो ऐसे डिस्टर्ब में रहेगा चुनाव वो कभी कहीं रैली कभी कहीं रैली। चौरी चौरा वाले तो टेम्पू से भी आते हैं सर। इतना सुबह नहीं चलता है। नहीं, अरे भाई सुनते हैं कि जैसे जो वो कोचिंग है, क्या नाम है, बेला का, उन सबों का टेम्पू रिजर्व है सर। वो कुछ लड़के हैं जो अपना टेम्पू रिजर्व किए हैं, वो टेम्पू यहाँ छोड़ के चला जाता है रोज का, उन सबों का इस तरह का कुछ। हाँ तो वो कैसे पढ़ाई हो गई जब चौरी चौरा से आना है, लेकिन बड़ा दूर से आना है, ज़्यादा कैसे पढ़ता हूँ? हाँ अच्छा, इसे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है। बस का एमएसटी है उसका। हाँ बस का एमएसटी है तो उससे बस किराया। हाँ किराया कम नहीं लगता होगा। चलिए ठीक है। जो है देखिए, बात ये करना है, जैसे आप नाम से भी आप समझ गए होंगे जो है कि दो इक्वेशन होगा। एक इक्वेशन गिब्स ने दिया है, दूसरा इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज ने दिया है। दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाकर साथ साथ कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब बात समझना है कि किसने किस तरह का इक्वेशन दिया है। तो देखिए, जो गिब्स साहब ने जो इक्वेशन दिया है वो डेल्टा जी का डेल्टा एच के टर्म में दिया है और कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है। हेल्महोल्ट्ज साहब ने जो इक्वेशन दिया है वो डेल्टा ई का दिया है, डेल्टा ई के टर्म में और कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। तो दो तरह का इक्वेशन हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। एक इक्वेशन डेल्टा जी का होगा जो डेल्टा एच के टर्म में होगा और भी उसके साथ टर्म रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। दूसरा डेल्टा ई का डेल्टा ई के टर्म में होगा और वो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से दो इक्वेशन हम लोगों को डिराइव करना है। दोनों इक्वेशन को साथ साथ हम लोग कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक इक्वेशन को देखिए हम डिराइव करेंगे और दूसरा इक्वेशन को उसी के आधार पर हम आपको सिखाएंगे कि सेट कैसे करें। एक को डिराइव करेंगे, दूसरे को हम बताएंगे कि उसी के आधार पर आप कैसे उसको सेट करें। ठीक है, तो चलिए पहले एक को डिराइव करते हैं, फिर आ जाएगा तो दूसरे को बताओ। लिखे जाए आना जाना लगा है तो नहीं तो उस जाड़े में थोड़ा हवा उसमें से लिखे जाए। गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज derived two equations, derived two equations known as Gibbs Helmholtz equation, known as Gibbs Helmholtz equation. One equation can be derived, one equation can be derived
in terms of change in free energy, change in free energy, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा जी and change in enthalpy, ब्रैकेट में डेल्टा एच, देखिए वही बात मैं लिखवा रहा हूँ जो शुरू में हमने बताया, डेल्टा जी और डेल्टा एच के टर्म में होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, ठीक है। While the other can be derived in terms of change in internal energy, ब्रैकेट में डेल्टा ई and change in work function, डेल्टा ई। तो देखिए शुरू में जो दोनों बातें हमने बताया था, दोनों को हम लोगों ने लिख लिया। अब इक्वेशन डिराइव करने की बात आ रही है। पहले हम डेल्टा जी और डेल्टा एच वाला इक्वेशन जो है डिराइव करेंगे। छूट गया, नहीं लिख पाए आप लोग? हो गया ना? चलिए अब डेरिवेशन की बात करते हैं। लेट अस सपोज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लेट अस सपोज that G is the free energy and S is the entropy of the system, थोड़ा बंद कर दो उसको, लड़की थोड़ा उसको बंद कर, सटा दो। Ideas in the entropy of the system at constant temperature T. Then we know that ये फार्मूला लिखना है, dg इक्वल टू vdp माइनस एस dt, dg इक्वल टू vdp माइनस एस dt। ये इक्वेशन कहाँ से आया है? तो पीछे आप देख सकते हैं, एक इक्वेशन नंबर 5 हमने डिराइव किया है और हेडिंग उसकी थी वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए उसमें डिराइव है और यह इक्वेशन नंबर 5 अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो वहाँ से हमने सीधे इसको लिखा है कि चेंज इन फ्री एनर्जी को चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, dV माइनस एस डी। ठीक है, चलिए अब बात सुनिए। जो है हमने आपको बताया था कि हम 2 तरह से इक्वेशन डिराइव करेंगे।
एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर और फिर कांस्टेंट वाल्व। तो अब हम ये इक्वेशन हम कांस्टेंट प्रेशर पर डिराइव करने जा रहे हैं। तो अब हम कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डीपी की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये पूरा पहला टर्म आपका हो जाएगा। लिखिए जरा, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure dp is equal to 0, dp is equal to 0, then अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, dg is equal to minus s dt, इक्वेशन नंबर 1। dp 0 हो जाएगा तो पहला टर्म गायब और ये अब आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इनके बाद सुनिए हम करना क्या चाहते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इनिशियल स्टेट में लिखना चाहते हैं। तो जब इसको इनिशियल स्टेट में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, dg1 इक्वल टू माइनस s1 dt, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये तो इनिशियल में हो गया। जब फिर फाइनल में जाएगा तो फाइनल में हम इसको लिखेंगे ऐसे, dg2 इक्वल टू माइनस s2 dt। तो ये आपका हो गया फाइनल में जो है ये इनिशियल और फाइनल। अब हम फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो चेंज का फार्मूला हमको, यही हमको करना, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त कर लिया है। अब हम सिस्टम को इनिशियल स्टेट में और फिर फाइनल स्टेट में लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, हमको रिलेशन जो है मिल जाएगा। तो चलिए तब करते हैं। लेट G1 is the initial free energy, at temperature T, capital T, and जो मैं लिख रहा हूँ आप उतारिए, G1 plus dG1 and G1 plus dG1 is the free energy, at temperature T plus dt, at temperature T plus dt। देखिए बात सुनिए, हमने ये माना है कि जब हमारा टेम्परेचर T था तो फ्री एनर्जी हमारी G1 थी। जब हमने टेम्परेचर को T से dt किया, हमने थोड़ा सा चेंज किया तो फ्री एनर्जी भी G1 से dG1 हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना चेंज हुआ फ्री एनर्जी? तो एक्चुअल में तो हमको लग रहा है चेंज ये G1 से G1 कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया। चेंज कितना हुआ? dG1 का, जब टेम्परेचर आपका dt है तब। अब उसी बात को देखिए हमने यहाँ पर लिखा dG1 इक्वल टू माइनस s1 dt। तो हम इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो लिखिए जरा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये उतारेंगे ब्लैक बोर्ड पर से, इक्वेशन नंबर 2 उतारिए, dG1 इक्वल टू माइनस s1 dt, where S1 is the entropy of the system, in the initial state,
in the initial state। चलिए अब हम फाइनल स्टेट की बात करेंगे। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। नाउ सपोज दैट the free energy of the system in the final state is G2 at temperature T and G2 प्लस का साइन बनाइए dG2 at temperature T plus dt at temperature T plus dt। Then from equation 1 अब आप ब्लैक बोर्ड पर से इक्वेशन नंबर 3 उतारिए। हो गया इक्वेशन नंबर 3। लिखे जरा वेयर S2 is the entropy of the system in the final state अब आगे लिखिए। तो देखिए जो है बात सुनिए जो है अब हमको इनिशियल और फाइनल स्टेट में फ्री एनर्जी मिल गया। अब हमको क्या करना है, चेंज इन फ्री एनर्जी की बात करना है। यानी इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम घटा देंगे तो चेंज की बात हमको मिल जाएगी। लिखे जरा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 3 we get चलिए आइए घटाते हैं। 3 में से 2 को घटाते हैं। dG2 minus dG1 S2 dt minus S1 dt। देखिए लाइन को लिख लीजिए, हमने सीधे सीधे घटा दिया जो है। अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में d कॉमन है तो d को कॉमन लीजिए G2 माइनस G1। इसमें देखिए माइनस भी कॉमन है dt भी कॉमन है तो एक तरफ हम माइनस कॉमन लेंगे एक तरफ dt कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा S2 माइनस S2। कितना उतार लीजिए, चलिए अब इस पोर्शन को d तो ऐसे ही रहेगा। G2 माइनस G1 को कहेंगे डेल्टा G। G2 माइनस G1 को डेल्टा G इक्वल टू माइनस इसको कहेंगे डेल्टा S इंटू dt।
ठीक है ना? हाँ चलिए, इतनी बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात आगे ये हम लोग को करना है कि ये जो कुछ भी हम लोग का रिलेशन आ रहा है उसमें हमने एक कंडीशन लगा रखा और वो कंडीशन हमने यही क्वेश्चन नंबर 1 में लगा दिया कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। शुरू में हमने लगा दिया, तभी ये गायब हो गया। तो अब ये जो रिलेशन आया है इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट के रूप में दिखाई देना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है? यानी कहने का मतलब है इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट प्रेशर पर लिखेंगे। तो लिखे जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अब बात इधर आगे देखिए। हमने आपको बताया था कि जैसे ही कांस्टेंट साइड में आएगा ये डी पार्शियल में चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखिए पार्शियल हो गया और कांस्टेंट प्रेशर आपका हाजिर हो गया। साइड में इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर आ गया, डी आपका पार्शियल में चेंज हो गया। यही कंडीशन इधर भी हो, यहाँ भी जब आप कांस्टेंट लाएंगे तो ये हो जाएगा और ये हो गया है आपका, ये लाइन निकाल। या देखिए हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, डेल डेल्टा जी डिवाइडेड बाई, इधर से लाइए डेल टी और देखिए सबका हो गया कांस्टेंट भी। देखिए जरा डी से हमने इधर भाग दे दिया, इधर भी प्रेशर कांस्टेंट, इधर भी तो कंडीशन आ गई। अब इधर बचेगा क्या? केवल बचेगा माइनस डेल्टा एस, क्योंकि ये प्रेशर वाला पोर्शन तो इधर आ गया। उतार लीजिए, ये इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी मदद से हम जो है हम डेल्टा यस का मान लिखेंगे। तो डेल्टा यस का मान जब लिखना होगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो डेल्टा यस इक्वल टू हो जाएगा माइनस, उतार लीजिए, और डेल्टा यस इक्वल टू यूनिटी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब आप एक बात कर सकते हैं कि सर आप तो समझाए थे कि डेल्टा जी डेल्टा एच का रिलेशन बताएंगे और यहाँ ये डेल्टा एस खोज रहे हैं, तो डेल्टा एस की हमको जरूरत है। कहाँ जरूरत है? तो देखिए एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, अभी मैं तो लाइन लिखवा दे रहा हूँ। एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, रिलेशन ये होता है G इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये रिलेशन एक हम लोग जानते हैं। लेकिन हम चेंज इन फ्री एनर्जी की बात करते हैं, यानी अगर इससे देखा जाए तो डेल्टा T इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसी में ये जो डेल्टा एस वाला टर्म है इसको हमको गायब करना है, क्योंकि हमने बताया कि रिलेशन डेल्टा T और डेल्टा एच के टर्म में रहेगा, तो उसमें डेल्टा एस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने डेल्टा एस को अलग से खोज लिया है, ले जाके रख देंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर हमको रिलेशन जो है मिल जाएगा। तो इसलिए हमने डेल्टा जी खोजा, सारी डेल्टा एस उसको रिप्लेस करने के। अभी डेल्टा एस का मान कैसे रख देंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट है। लिखे जाए
since change in Gibbs free energy, since change in Gibbs free energy is given as इक्वेशन नंबर 5 उतारिए। इक्वेशन नंबर 5 उतारिए। Substituting the value of delta S, substituting the value of delta S in equation 5, we get, आइए मान रखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, और देखिए माइनस पहले से लगा है, इसका मान भी माइनस हो गया तो हो जाएगा प्लस टी, और ये हो गया डेल्टा जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और हमने शुरू में ही आपको बता दिया था रिलेशन आएगा डेल्टा जी डेल्टा एच के टर्म में कांस्टेंट प्रेशर पर, यही रिलेशन है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन। और एक इक्वेशन और इसी तरह का और हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे सेट करेंगे। एक को डिराइव करना है, दूसरे को उसके ऊपर जो है सेट करना है। तो पहले हम इसके बारे में लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड Gibbs Helmholtz equation. Gibbs Helmholtz equation in terms of free energy and enthalpy change at constant pressure चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। Similarly we can derive Gibbs Helmholtz equation in terms of internal energy and work function at constant value देखिए इसी तरह का इक्वेशन हम आपको डिराइव कर सकते हैं जो वर्क फंक्शन के टर्म। देखिए करना क्या है, यहाँ डेल्टा जी है, यहाँ डेल्टा ई लिख देना।
तो वर्क फंक्शन हो गया। जहाँ डेल्टा एच है वहाँ डेल्टा ई लिख देंगे तो इंटरनल एनर्जी हो गया। और देखिए जो यहाँ टर्म रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, तो ये हो गया डेल्टा ए। जो प्रेशर है प्रेशर की जगह हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। उतार लीजिए, एक को डिराइव करेंगे दूसरे को उसी पर सेट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को साथ साथ हम कहेंगे गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए, ये गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है। जरा हेडिंग दीजिएगा। Criteria of spontaneity and equilibrium. Criteria of spontaneity and equilibrium. वन नंबर देके हेडिंग दे दीजिए इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। सुनिए बात जो है, यहाँ हम लोगों को करना क्या है। देखिए हम तीन पैरामीटर लेंगे। पहला का नाम आ चुका है एंट्रोपी चेंज, इसी तरह से दूसरा होगा फ्री एनर्जी चेंज, तीसरा होगा वर्क फंक्शन चेंज। तीनों के केस में हमको ये डिस्कस करना होगा कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में। देखिए प्रोसेस दो तरह के होते हैं, या तो इक्विलिब्रियम में होगा या तो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो कहेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल, अगर स्पॉन्टेनियस है तो कहेंगे कि प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल। दो ही तरह के प्रोसेस होते हैं, इसमें तीसरा कोई नहीं है। अब हम लोगों को जो है चेंज इन एंट्रोपी के टर्म में बताना है कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कब इक्विलिब्रियम, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं वो अपने आप होते हैं, और जो इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनका ये कोई ये नहीं है कि वो अपने आप होंगे, वो कंडीशन लगाएंगे तब होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ये डिस्कशन करना है। तो चलिए पहला पैरामीटर मैं ले रहा हूँ चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी के टर्म में बात किया जाए कि कब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा और कब इरिवर्सिबल होगा, यानी कब स्पॉन्टेनियस होगा कब इक्विलिब्रियम होगा। देखिए बात एक और करना है जो है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका क्या मतलब,
कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उससे क्या मतलब है, तो पहले एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ले लें और तब उसको डिस्कस करें। तो देखिए एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने ले लिया, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये देखिए वाटर हमने लिक्विड के फॉर्म में ले लिया और वाटर को हमने बना दिया वेपर, वाटर है ये, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लिक्विड में लिया, किसमें चेंज हो गया, वेपर में। ठीक है, चलिए अब ये सोचा जाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। सोचिए ये प्रोसेस वाटर का वेपोराइजेशन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो अपने आप होता है। भाई सर कई तरह के प्रोसेस पढ़ाए होंगे, हम तो नहीं पढ़ाए हैं लेकिन वो शुरू में पढ़ाए होंगे। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है, उसी में रिवर्सिबल भी पढ़ाए होंगे, इरिवर्सिबल भी पढ़ाए होंगे। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः होते हैं। तो ये बताइए ये वाटर का वेपोराइजेशन स्वतः हो रहा है कि नहीं। भाई एटमॉस्फेयर में लगातार वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, तो यह आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अब ये सोचना है कि जब वाटर वेपर में जा रहा है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। जैसे सपोज कीजिए इधर एंट्रोपी S1 है, इधर S2 है, तो सोचना है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है। ये तीन ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिया। अगर वाटर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, अगर वाटर की एंट्रोपी S1 है, वेपर की एंट्रोपी S2 है, तो S1 और S2 में तीनों में से कौन सा रिलेशन सही है, कि तीनों ही सही है। ये आइडिया नहीं आप लोग लगा पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए एंट्रोपी किसको कहते हैं। हमने आपको क्लियर पढ़ाया है कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को मेजर करती है। सिस्टम ज़्यादा जितना ज़्यादा डिसऑर्डर फॉर्म होगा एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा। तो आप पहले तय कीजिए कि वाटर और वेपर में डिसऑर्डर कहाँ है ज़्यादा, वेपर में, मीन्स वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो जब वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो आपका रिलेशन ये सही होगा, S1 इज, चाहे अगर इस तरह से लिखेंगे तो S2 इज ग्रेटर देन S1। देखिए जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगा, और जब ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगा तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं सर बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। एक तो बात तय हो गई, हम इसको मैथमेटिकली लाएंगे लेकिन बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या कहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तब क्या कंडीशन होगी, तब चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताइए अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो S1 S2 में क्या रिलेशन, सॉरी इक्विलिब्रियम में है तो S1 S2 में क्या रिलेशन होगा, दोनों इक्वल होगा। और जब दोनों इक्वल होगा तो डेल्टा S का मतलब घटाना है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो दोनों चीजें तय हो कि सर अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू 0, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आर पार। इसी को हमको मैथमेटिकली दिखाना, लेकिन बात आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि सर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है हमेशा वह ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है, और डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली लाते हैं। The net entropy change, the net entropy change of a process
a process determines whether the process would proceed irreversibly, irreversibly, ब्रैकेट में लिखेंगे spontaneously, full stop. If there is a net increase in entropy of the system, and the surrounding together, the process would proceed irreversibly, that is, it would be possible if there is no net change in entropy of the system, and the surrounding together, the process will be reversible. That is, the system will remain in the state of equilibrium, will remain in the state of equilibrium. चलिए अब आगे फुल स्टॉप देकर लिखिए. We know that ds equal to dq upon t, or t ds equal to dq. We know that ds equal to dq upon t, ds equal to dq, and we also know that dq equal to d plus p dv, or t ds equal to d plus p dv. ये देखिए यहाँ dq equal to t ds आया है तो मान रख दिया t ds equal to d plus p dv.
ये जो निकल के आया है इसको कहते हैं कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। TdS इक्वल टू T प्लस PdV कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1 और कहिए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है तो रिलेशन इस तरह से हो जाएगा TdS इज ग्रेटर देन DE प्लस PdV इक्वेशन नंबर 2 और इसको कहेंगे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस combining equations 1 and 2 we have, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा TdS इज ग्रेटर देन इक्वल टू DE प्लस PdV। ये हो